हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की प्रीमिक्स में हम 5 ऐसे सवाल करेंगे जिनसे आपकी प्रिपरेशन की असेसमेंट आपको हो जाएगी। साथ ही साथ जो आखिरी सवाल होगा, 5th क्वेश्चन, वो मैं इंडिया ईयरबुक में से आपसे पूछूंगा, सो दैट वी ऑल्सो कीप इन टच विद द एलिमेंट्स दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ सोर्सेज। उस तरीके के सोर्सेज से सवाल आते हैं और हम उन्हें टैकल करेंगे आज के 5th नंबर क्वेश्चन में। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, When was the Public Accounts Committee first established and under which of the following act? तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर when नहीं लिखा है, if I don't write when, that is okay, but the point is कि आपने बताना है कि कौन से एक्ट के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि क्या कोई रूल्स के अंडर वो बनाई गई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या किसी एक्ट या कानून के द्वारा बनाई गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पहली बार 1921 के अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी थी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी 1950 के बाद से एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह फंक्शन करती है। तो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एक ऐसी कमेटी है जो 3 फाइनेंशियल कमिटीज में से एक। बाकी 2 फाइनेंशियल कमिटीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसमें से 15 मेंबर्स लोकसभा में से होते हैं और 22 में से 7 मेंबर्स राज्यसभा में से होते हैं। तो 15 + 7 का यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इसका काम क्या है, इसका काम है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो अप्रोप्रिएशन एक्ट्स पास होते हैं, हर साल बजट के दौरान अप्रोप्रिएशन एक्ट्स पास किए जाते हैं, उन अकाउंट्स को ये स्क्रूटनाइज करता है। एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनको स्क्रूटनाइज करता है। और अगर पार्लियामेंट के सामने रखे गए किसी भी अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स आती है उसको ये स्क्रूटनाइज करता है। सो बेसिकली ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है ये सीएजी की रिपोर्ट्स को देखता है, समझता है और उनमें से कुछ रिपोर्ट सेलेक्ट करके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कुछ रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करके स्क्रूटनाइज करता है और अपनी रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो उसे समझने की कोशिश करता है, उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उसे हाईलाइट करता है। ये कमेटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी है, 1921 में इसका इंसेप्शन हुआ था और उस वक्त जो इसके चेयरपर्सन रहते थे वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फाइनेंस मेंबर रहते थे। दोस्तों एक समय ऐसा था भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य था और ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे जो वाइसरॉय होते थे उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलग अलग पोर्टफोलियो वाले सिस्टम रखे जाते थे, मतलब लॉ मेंबर, फाइनेंस मेंबर, डिफेंस मेंबर, इस तरीके से। तो जो फाइनेंस मेंबर रहते थे वो इसके चेयरपर्सन रहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद और संविधान बनने के बाद चेयरपर्सन का जो चुनाव है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है एंड द चेयरपर्सन इज फ्रॉम लोकसभा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस कमेटी में मेंबर्स तो दोनों हाउसेस से हैं, लोकसभा से भी हैं और राज्यसभा से भी है, लेकिन इसके चेयरपर्सन, इसके अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा से हो सकते हैं। दूसरी बात, पहली बार 1967-68 के साल में, ईयर में, क्योंकि ये कमेटी की जो टेन्योर होती है वो 1 ईयर, 1 साल का कार्यकाल होता है, तो 1967 से 68 में सबसे पहली बार स्पीकर ने ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को इसका चेयरपर्सन चुना था। तब से ये कन्वेंशन चला आ रहा है, तब से ये प्रथा चली आ रही है, प्रैक्टिस चली आ रही है कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चुना जाएगा। बट इट इज नॉट अ रूल, ये कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है और ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस तब से चल रही है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपने समझनी है कि मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता, ये रूल है, दिस इज अ रूल। So, if someone is a minister, that minister cannot become the member of this committee. और अगर कोई प्रेजेंट व्यक्ति, प्रेजेंट मेंबर मिनिस्टर बन जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में से भी आपको देखने को मिलेंगे। सो व्हाट इज द आंसर गाइस? क्या आंसर है इसका बताइए। सो द आंसर इज नीदर 1 nor 2।
सबसे पहली स्टेटमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 32 है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। और दूसरी स्टेटमेंट, 97 जो अमेंडमेंट आया था जिसके बारे में या जिसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जजमेंट भी दी थी, वो जो 97th अमेंडमेंट था, इट मेड 3 चेंजेस। एक 19(1) के अंदर, ये 191 नहीं है, 19(1) के अंदर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट बनाया। तो हमारे पास राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 में 6 तरीके की फ्रीडम्स होती हैं और एक फ्रीडम होती है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्पेसिफिकली ऐड की गई थी 97th अमेंडमेंट से। दूसरी चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 43B के अंदर चेंज लाया गया था और उसमें लिखा गया था कि टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और तीसरी चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाम का एक नया पार्ट संविधान में ऐड किया गया था 9B में। तो 9 में पंचायत है, 9A में अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और आप 9B में देखोगे तो यू विल फाइंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर टर्म है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। सो द आंसर इज ए, वोट ऑन अकाउंट। नाउ वोट ऑन अकाउंट आज के समय पे, आज के टाइम्स में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो रेलेवेंट है उसके ऊपर सवाल पूछे। फॉर एग्जाम्पल, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एक ऐसा कानून है जो 2006 में रिपील हो चुका है, लेकिन तब भी उसके ऊपर सवाल आया था पिछले साल 2023 में, क्योंकि वहां पे कन्फेशन की बात हो रही थी। तो आप ये समझे कि जरूरी नहीं चीजें रिपील हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ सकता है। सो वोट ऑन अकाउंट बेसिकली क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट होता है कि अगर आप बजट पास करने में देरी कर दें और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, 31 मार्च से पहले आप बजट पास ना कर पाए, तो इसका मतलब कि अगले साल के लिए जो खर्चा होगा वो पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया होगा। तो पहले 2 महीने के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द एक्सपेंडिचर आप बिफोर द बजट पासेस आप उसे पास करवा लेते हो, ताकि जब तक बजट पास हो तब तक हमें वेट ना करना पड़े और सरकार का जो कामकाज है वो चलता रहे। इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। सो इट इज अ प्रोविजनल एलोकेशन ऑन द बजट फॉर अ न्यू प्रोग्राम एंड इट अलाउज इट टू बिगिन बिफोर फॉर्मली बीइंग अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। बाकी जो टर्म्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल 115, इसके अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको दिखेगा, बजट नहीं, सप्लीमेंट्री बजट नहीं, सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको दिखेगा। टोकन ग्रांट्स भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएंगी, बट सप्लीमेंट्री और इंटरिम बजट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको वोट ऑन अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएंगी, और जो इंटरिम बजट है और टोकन ग्रांट है, दीज यू वोंट गेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज यू विल नॉट एनकाउंटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच। इंटरिम बजट क्या होता है दोस्तों? इंटरिम बजट होता है कि जब इलेक्शन वाले ईयर में, इलेक्शन वाले साल में आप बजट पास करते हो, तो इलेक्शन से पहले के जो समय होता है उसके लिए आप कुछ अकोमोडेशन करते हो। यू बिकॉज इन जनरली व्हेन द इलेक्शन ईयर इज देयर, तो देयर इज अ चांस दैट द गवर्नमेंट विल चेंज एंड व्हेन द न्यू लोकसभा कम्स, जब पुरानी लोकसभा डिसॉल्व होकर नई लोकसभा आती है तो नया बजट आता है, न्यू बजट कम्स। अब आप चाहे वो आपकी सरकार हो, मतलब आपकी मतलब जो पहले चल रही वो सरकार हो, या उसके बाद वाली सरकार, नई सरकार आती है तो नई सरकार नया बजट पास करती है। तो बजट पास होने से लेकर इलेक्शन के बाद नई लोकसभा आने तक जो बजट होता है उसको इंटरिम बजट कहते हैं। ठीक है, दैट इज इंटरिम बजट। सो इसका मतलब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी दैट कॉरेस्पॉन्डेड टू वोट ऑन अकाउंट। 5th क्वेश्चन तक रुकिएगा प्लीज, क्योंकि हमारा इंडिया ईयरबुक का सवाल आने वाला है। कंस्टिट्यूशन में से कौन सा प्रोविजन, या इनमें से कौन सा प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता? वेरी सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बट समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज्ड। So the answer is, my dear friends, only one is not considered, या हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो कोई एक है जिसको अमेंड करने के लिए या जिस पर्टिकुलर आर्टिकल को अमेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ता है अंडर आर्टिकल 368 एंड दैट इज जीएसटी काउंसिल।
तो जितने भी प्रावधान बाकी के हैं उसको अगर आपने चेंज करना है, इफ यू हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर प्रोविजन, यू डू नॉट नीड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर 368. You can simply pass a particular provision amending you can simply pass a law with a simple majority. ठीक है, तो चाहे वो abolition creation of council हो तो आर्टिकल 169 में आपको ये मिल जाएगा, कोरम इन पार्लियामेंट हो, कोरम को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को आपने चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये डिफाइंड ही नहीं है, दीज आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे प्रिविलेजेस की मैं बात करूं तो प्रिविलेजेस में डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ मेंशन्ड है. तो आर्टिकल 105, 194 में मेंशन है. तो इसको चेंज करोगे तो बिकॉज इट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू मे चेंज इट एंड आफ्टर चेंजिंग इट विल नॉट बी इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368. बट जीएसटी काउंसिल यानी कि आर्टिकल 279A को जब आप चेंज करोगे तब आपको नंबर 1 स्पेशल मेजॉरिटी से आर्टिकल 368 के अंदर बिल पास करना पड़ेगा. सेकेंडली आपको 50% ऑफ द स्टेट से भी कंसेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज इट डील्स विद दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस चेंज हो रहे हैं. मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उस पार्ट को अगर आपने चेंज करना है, टैक्सेशन की पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ती है. और 368 नंबर आर्टिकल के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में उस बिल को पास कराना पड़ता है. तो आंसर इज ए. ठीक है, तो ये सारे आपको वो प्रोविजन या वो प्रावधान दिए गए हैं जिसमें आपको आर्टिकल 368 की आवश्यकता जरूरत नहीं है. ठीक है, इवन 5th 6th शेड्यूल को जब आप चेंज करते हो यू डोंट नीड टू गो अंडर आर्टिकल 368. तो दोस्तों परख हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 23+7 30 टेस्ट्स के थ्रू आप यूपीएससी पैटर्न को टेस्ट कर सकें और साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकें. तो 5999 में आप इस पे एनरोल कर सकते हैं. प्लस दिवाली के अवसर पे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं. यू कैन गो टू द वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा. साथ ही साथ आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. नाउ 5th क्वेश्चन, 5वां सवाल, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में स्टेटमेंट्स आपने बतानी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल वाटर कमीशन. सबसे पहला स्टेटमेंट, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट, इट कंपाइल्स नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स. तीसरा, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट. नाउ यू टू टेल विच इज करेक्ट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है? 1, 2, 3 या 4? नन ऑफ देम. नन लिख देना इसको. नो वन इज करेक्ट और नो स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ऑप्शन है. बताइए. तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1. पहली स्टेटमेंट क्या ऐसा ही है? नहीं. सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एक अटैच्ड ऑफिस है या अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि किसी कानून को पास करके उसे बनाया नहीं गया है. तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत उसे नहीं बनाया गया है. और ना ही उसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द सेंट्रल वाटर कमीशन भारत की प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एक अटैच्ड ऑफिस की तरह काम करती है. और ये कमीशन जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी है वो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये संभालता है. और अलग अलग कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट वाटर रिलेटेड स्कीम्स ये कंडक्ट करता है. सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरपर्सन रहते हैं वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट का कोई व्यक्ति हो सकता है. So that person can be a secretary to the government of India. प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन नहीं होते हैं. इस कमीशन के जो 3 विंग्स हैं, बेसिकली वैसे तो पेपर में नहीं पूछेगा, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि इसके 3 विंग्स हैं या 3 आप कह सकते हो कि अलग अलग वेरियस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है. डिजाइन एंड रिसर्च का अलग विंग है, रिवर मैनेजमेंट का अलग विंग है और वाटर प्लानिंग का अलग विंग है. सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये क्या करता है? बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन ऑल्सो प्रिपेयर्स अ नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स जिसको कंपाइल किया जाता है इसके द्वारा. और नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स जो है उसके हिसाब से भारत में 5475 लार्ज डैम्स है. मेरा आपसे ये सवाल है और आप ये सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए. लार्ज डैम क्या होता है? क्या इसकी कोई परिभाषा है? इज इट डिफाइंड एनीवेयर?
अगर आप मुझे सही जवाब देंगे तो नेक्स्ट प्रीमिक्स में मैं आपका नाम क्लास के अंदर बताऊंगा और उसका कारण भी बताना है या उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी बताना है. सो आई टेक द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव टोल्ड मी द राइट आंसर. आप मुझे नेक्स्ट टाइम जरूर बताएंगे कि लार्ज डैम्स क्या रहते हैं और कौन डिसाइड करता है कि लार्ज डैम किसे कहा जाएगा. चलिए, तो जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा प्रीलिम्स संभव जो है क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है, संभव 2.0. तो उसमें भी एनरोल करने के लिए सेम आपको जो नंबर्स हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है. और उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है जैसे ही आप एनरोलमेंट पेज पे जाएंगे, ठीक है. तो अगेन आपको रिमाइंड कर दें, RAINA कोड रैना कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगले हफ्ते तक के लिए. नमस्कार, और अपनी तैयारी पूरी तरीके से जारी रखिए और मेरे दिए गए सवालों के जवाब ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. थैंक यू.